हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 378 ऑफ आईपीसी जो है थेफ्ट। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें जो हमारे बेयर एक्ट में दिया गया है, उसमें कुछ इस तरह से लिखा जाता है, whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without that person's consent move that property in order to such taking is said to commit theft। तो इसमें जो मेन चीज़ें आ रही हैं वो है इंटेंटिंग टू टेक डिसऑनेस्टली। ओके, डिसऑनेस्टली सेक्शन हमारा 24 में डिफाइंड है डिसऑनेस्टली, एंड सेक्शन 23 में आप देखेंगे बताता है कि किसी को रॉन्गफुल गेन होगा या फिर रॉन्गफुल लॉस होगा। तो दो सेक्शंस आते हैं डिसऑनेस्टली में, सेक्शन 24 एंड सेक्शन 23, जिसमें बताता है रॉन्गफुल लॉस एंड रॉन्गफुल गेन। क्योंकि अगर कोई भी इंटेंशन के साथ किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी को डिस्प्लेस करेगा, किसी के पोजेशन से बाहर लेके जाएगा, तो किसी एक पर्सन को रॉन्गफुल लॉस होगा और किसी एक पर्सन को रॉन्गफुल गेन होगा। फिर उसके बाद आता है मूवेबल प्रॉपर्टी। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि हमारा जो आईपीसी में थेफ्ट की डेफिनेशन है उसमें सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी को बताया जाता है। अब मूवेबल प्रॉपर्टी डिफाइंड कहाँ है, मूवेबल प्रॉपर्टी किस सेक्शन में बताता है? तो अगर आप देखेंगे, अगर आप इसी की ही सेक्शन 378 में सेक्शन 22, सबसे पहले आप सेक्शन 22 देखिए आईपीसी का, ठीक है, उसमें बताता है। और साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन 1 है 378 का, उसमें भी बताता है मूवेबल प्रॉपर्टी, जिसमें बताते हैं कि कोई एनिमल भी एक मूवेबल प्रॉपर्टी हो सकता है। फिर नेक्स्ट बोलते हैं आउट ऑफ द पोजेशन। सिंपल सी बात है कि थेफ्ट का जो ये ऑफेंस है वो ओनरशिप के अगेंस्ट में नहीं है, वो पोजेशन के अगेंस्ट में है। और पोजेशन भी दो तरह का होता है, एक होता है डी फैक्टो पोजेशन और एक होता है डी ज्यूरे पोजेशन। डी फैक्टो पोजेशन क्या होता है और डी ज्यूरे पोजेशन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट आता है ऑफ एनी पर्सन। ये जो सारे मेन बता रही हूँ, जैसे डिसऑनेस्टली, मूवेबल प्रॉपर्टी, पोजेशन, यही सारे एलिमेंट्स एसेंशियल एलिमेंट्स बनेंगे जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा एक आंसर लिखने में। नेक्स्ट आता है एनी पर्सन। पर्सन हमारा सेक्शन 11 ऑफ आईपीसी बताता है। ओके, पर्सन इज डिफाइंड इन सेक्शन 11 ऑफ आईपीसी। अब उस पर्सन में कौन कौन लोग इंक्लूड होते हैं, क्या क्या आता है, ये हम सबको पता है। नेक्स्ट आता है विदाउट दैट पर्सन्स कंसेंट। ओके, कि जो प्रॉपर्टी को, जो मूवेबल प्रॉपर्टी है जिसको डिस्प्लेस किया गया है, किसी के पोजेशन से बाहर लेके गए हैं, उस पर्सन की कंसेंट के अगेंस्ट या फिर विदाउट कंसेंट होनी चाहिए। कंसेंट हमारा सेक्शन 90 बताता है ऑफ आईपीसी। उसमें बताया जाता है कि कंसेंट कब माना जाएगा कि फ्री है, कंसेंट कब माना जाएगा कि फ्री नहीं है। जैसे कि अगर कंसेंट किसी फेयर या मिसकंसेप्शन में दिया गया है तो उस कंसेंट को फ्री नहीं मानेंगे। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट में भी जाके बात करें तो वहाँ पे भी कंसेंट का बताता है कि अगर कंसेंट कोअर्जन, फ्रॉड या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस के साथ हो रहा है तो वो कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं है। और जो हमारे आईपीसी का सेक्शन 90 कंसेंट के बारे में बताता है कि कंसेंट अगर एक इंसेन पर्सन दे रहा है उसका क्या होगा। लेट्स से कि अगर कोई अनसाउंड माइंड का है या इंटॉक्सिकेट होके दे रहा है, या जो कंसेंट अपना दे रहा है वो जो होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस को
का उसको कोई आइडिया नहीं है तो उसके कंसेंट को नहीं मानेंगे। कंसेंट ऑफ अ चाइल्ड, अगर कोई भी चाइल्ड 12 ईयर्स के नीचे है, ठीक है, अंडर द 12 ईयर्स, उसके कंसेंट को नहीं माना जाता है। तो कंसेंट हमारा सेक्शन 90 ऑफ आईपीसी डिफाइंड करता है। नेक्स्ट इज मूव्स दैट प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू सच टेकिंग। ओके, पोजेशन हो गया, मूव्स दैट प्रॉपर्टी। अगर पोजेशन को अगर हम लोग देखेंगे ना, सेक्शन 90 तो बताता ही है, साथ ही साथ जो 378 का एक्सप्लेनेशन 5 है उसमें भी कंसेंट के बारे में बताया जाता है, कंसेंट एंड मूव। ओके, नेक्स्ट इज मूव, कब माना जाएगा, मूव किया जा रहा है कोई प्रॉपर्टी, कब नहीं माना जाएगा। जस्ट लुक एट दी सेक्शन 378 एक्सप्लेनेशन ऑफ 3 and 4। उसमें बताया जाता है कि कब मूवमेंट होगा किसी भी प्रॉपर्टी का, कैसे कब माना जाएगा कि लेट्स से कि अगर कोई सामने है पर्सन, अगर किसी जो उसके साथ में कोई पर्सन है उसको कोई भी हिंड्रेंस आ रही है थेफ्ट करने में, तो लेट्स से कि उसने किसी भी चीज़ को जो हिंड्रेंस है उसको हटाता है, तो क्या उसको माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, ये सब कुछ बताता है हमारा 3 and 4 एक्सप्लेनेशन ऑफ 378। नेक्स्ट है इन ऑर्डर टू सच टेकिंग। टेकिंग होनी चाहिए, सबसे ज़रूरी चीज़ है एक थेफ्ट की ऑफेंस को कंप्लीट करने के लिए, टेकिंग। तो जब ये सब चीज़ें हो जाएंगी तो उसको हम कहेंगे थेफ्ट हुआ है। ओके, तो इसी सेक्शन 378 में 5 एक्सप्लेनेशंस हैं जो बताता है कि कब थेफ्ट होगा और कब नहीं होगा। ओके, लेट्स मूव। एक्सप्लेनेशन है अ थिंग so long as it attached to the earth, not being movable property, is not the subject of theft, but it become capable of being the subject of theft as soon as it served from the earth। सबसे पहले है कि मूवेबल प्रॉपर्टी बताया, किस सेक्शन में बताता है। ओके, उसके बाद है कि कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि वो ना, अगर वो अर्थ से अटैच्ड होनी चाहिए। ओके, अगर कोई भी प्रॉपर्टी है, अगर कोई भी प्रॉपर्टी जो अर्थ से अटैच्ड है, ओके, वो मूवेबल प्रॉपर्टी तो होगी नहीं। लेकिन अगर जो लेट्स से कि अगर उसको अर्थ से डिटैच्ड कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, जैसे कि ये एक पेड़ है, एक सेकेंड, ये एक पेड़ है, ये अर्थ से अटैच्ड है, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है ये एक पेड़ है, ये अर्थ से अटैच्ड है, तो ये मूवेबल प्रॉपर्टी अभी नहीं है। लेकिन अगर इसको ऐसे बीच से ना कट कर दिया जाए और इसको जो बीच से कट करके इसकी चोरी कर दी जाए, ठीक है, इंटेंशन भी है, तो जैसे इसको काटा, अर्थ से अलग किया पेड़ को, ठीक है, वो तुरंत ही मूवेबल प्रॉपर्टी बन जाएगी। ओके, अर्थ से अटैच्ड है, काटा आपने पेड़ को, मूवेबल प्रॉपर्टी बन गई, तो ये एक मैटर हो जाएगा यहाँ पे चोरी का बहुत आराम से। नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लेनेशन 2, अ मूविंग अफेक्टेड बाय द सेम एक्ट विच अफेक्ट द सेवरेंस मे बी थेफ्ट। एंड एक्सप्लेनेशन 3, a person is said to cause a thing to move by removing an obstacle which prevented it from moving or separated it from any other thing as well as it actually moving it। जैसे कि लेट्स से कि कोई एक पर्सन है, वो चोरी करने जा रहा है, ठीक है, उसके साथ में एक और पर्सन है, लेकिन सामने कुछ है, ये समझो लकड़ी, पेड़, कुछ भी है, ये आता है, यहाँ खड़ा होता है और इसको मतलब बहुत शांत तरह से कि पता नहीं चलता, इसको तुरंत हटा देता है। तो उसके बाद इसको एक्सेस दे रहा है अंदर जाने के लिए,
तो है ये भी एक चोरी कि जो ऑब्स्टिकल्स आ रही हैं आपको उस ऑफेंस करने के लिए, प्रिवेंट कर रही हैं, आप उसको हटा रहे हो तो मूविंग में आ जा रहा है। जैसे मैंने बताया था कि मूव में हमारा एक्सप्लेनेशन 3 और 4 बहुत काम का है। अब हम एक्सप्लेनेशन 4 की तरफ बढ़ते हैं। अ पर्सन हु बाई एनी मीन कॉज एन एनिमल टू मूव इज सेड टू मूव दैट एनिमल एंड टू मूव एवरीथिंग विच इन कॉन्सिक्वेंसेज टू द मोशन सो कॉज्ड। जैसे कि कोई एनिमल है, एनिमल की भी चोरी की जा सकती है। बताया गया था कि एक एनिमल भी जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी में आ जाएगा। कि जैसे कि कोई एक डॉग है, ओके, और क्या करते हैं आप कि एक डॉग है, ये एक डॉग है, ओके, ये समझे एक डॉग है, ये एक पर्सन है, और ये पर्सन जो है इसके सामने एक बिस्किट या कुछ भी फेंकता है जिससे ये जो कुत्ता है इसकी मूवमेंट में चेंजेस आते हैं, मूव करता है जैसा वो चाहता है वैसे ही। तो उसको भी हम कहेंगे कि उस एनिमल के मूव को कॉज कराया गया है। तो ये भी एक मूवमेंट में आ जाएगा, मूवेबल प्रॉपर्टी हो जाएगी कि एनिमल की चोरी है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेनेशन 5। The consent mentioned in this definition may be expressed or implied and may be given either by person in possession or by any person having for the purpose authority, either expressed or implied। consent या तो expressed होगा या तो implied होगा, या फिर जो person के possession में प्रॉपर्टी है वो भी दे सकता है, या फिर जिसके पास अथॉरिटी है कि कंसेंट देने की वो भी दे सकता है। तो कंसेंट दो तरह की होती है, एक्सप्रेस्ड कंसेंट एंड इम्प्लाइड कंसेंट, ओके। अब इसके कुछ हम एसेंशियल एलिमेंट्स देख लेते हैं। द अक्यूज्ड मस्ट हैव एन डिसऑनेस्ट इंटेंशन टू टेक द प्रॉपर्टी। जो अक्यूज्ड है उसका डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना चाहिए, ये तो सबको पता है। एंड दिस ऑफेंस, इस ऑफेंस के लिए इंटेंशन इज द जिस्ट ऑफ दिस ऑफेंस, ओके। अगर कोई भी इंटेंशन में डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं है तो उसमें थेफ्ट का नहीं लगेगा। लेट्स से कि इफ ए इन गुड फेथ बिलीविंग एनी प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू बी, ओके, ए इन गुड फेथ बिलीव कि दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू बी, ओके, इन हिज ओन प्रॉपर्टी, टेक दैट प्रॉपर्टी आउट ऑफ बीज पोजेशन। इन्होंने इस प्रॉपर्टी को बी के पोजेशन से बाहर ले गया, तो यहाँ पे वो कोई थेफ्ट नहीं कर रहा है क्योंकि इनका जो है मिस्टर ए का कोई डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं है, और वो ये भी सोच रहे हैं कि मिस्टर बी जो है वो इसके ओनर भी हैं, ही इज बिलीविंग गुड फेथ। तो ए इज नॉट द गिल्टी ऑफ दिस ऑफेंस। अब ये सिंपल सा क्लियर है कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी का मूवमेंट हो रहा है, कोई डिसऑनेस्टली प्रॉपर्टी को ले जा रहा है, तो किसी एक को रॉन्गफुल लॉस होगा और एक को रॉन्गफुल गेन होगा, ओके। इसको किस सेक्शन में बताया गया है कमेंट करके बताओ, अभी मैंने बताया था, ओके। सिंपल सी बात है, ये जो इंटेंशन है ना, दिस इंटेंशन इज नोन एज एनिमो फरेंडी। It means that with intent to steal, animo फरेंडी। It means that कि इंटेंशन होना चाहिए चोरी करने के लिए, स्टील करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड एलिमेंट है मूवेबल प्रॉपर्टी। थेफ्ट मस्ट बी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, कॉर्पोरल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी होगी, मूवेबल प्रॉपर्टी, कॉर्पोरल प्रॉपर्टी होगी, ओके, ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट लैंड। इसके कुछ एक्सेप्शंस है इस मूवेबल प्रॉपर्टी के, उस एक्सेप्शन में आएगा कि लैंड है, ठीक है, विच इज अटैच्ड टू अर्थ,
और परमानेंटली फिक्स्ड टू एनीथिंग विच इज़ नॉट, मतलब उसको हम डिटैच कर ही नहीं सकते यार, वो अटैच्ड है परमानेंटली अर्थ से, तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आएगी। तो इसका ये एक्सेप्शन समझिए, प्रॉपर्टी मूवेबल तब मानी जाएगी जब वो कैपेबल ऑफ बीइंग कैरिड अवे हो। लेट्स से कि इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट अ मूवेबल प्रॉपर्टी, ओके। इलेक्ट्रिसिटी की जैसे होता है कि बिजली की चोरी हुई, बहुत आप न्यूज़पेपर में भी देखते होंगे, पढ़ते होंगे कि बिजली की चोरी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी की थेफ्ट बोलेंगे ना, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट अ मूवेबल प्रॉपर्टी, इट इज़ नॉट द सब्जेक्ट अंडर द थेफ्ट, ठीक है। इसका तो फिर जाएगा कहाँ, अगर कोई भी डिसऑनेस्ट एब्स्ट्रैक्शन हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, तो ये ऑफेंस एक सेपरेट बनाएगा, एक ऑफेंस होगा। इलेक्ट्रिसिटी किसके अंडर में डील होगा, ऑफेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910 के अंदर में। जैसे इसका एक बहुत लैंडमार्क केस था, अवतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। अगर हम दूसरी जगह पे देखें कि इलेक्ट्रिसिटी का तो नहीं होगा क्योंकि मूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आता, लेकिन जैसे कुकिंग गैस है, वाटर पाइपिंग के पास हो रहा है पाइपिंग के थ्रू में, तो वो सब ना थेफ्ट का बन जाएगा। लेकिन जैसे अगर कोई आइडल्स हैं, कोई मूर्ति है टेम्पल में है, पेंटिंग है म्यूजियम में, या फिर वो म्यूजियम में या फिर कोई प्राइवेट प्लेस पे हो या पब्लिक प्लेस पे, तो वो सबकी चोरी हो सकती है, उन सबका थेफ्ट हो सकता है। दीज ऑब्जेक्ट्स आर अ सब्जेक्ट टू थेफ्ट। एक और इसका एक मेन है, ह्यूमन बॉडी वेदर लिविंग और डेथ। व्हाट अबाउट द ह्यूमन बॉडी मैन, उसकी होगी चोरी की नहीं होगी, है ना। तो ह्यूमन बॉडी है, चाहे वो लिविंग हो या फिर डेथ हो, एक्सेप्ट ओके, एक्सेप्ट ममीज और बॉडीज विच इज प्रिजर्व्ड इन साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन और मेडिकल कॉलेज इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ, एक्सेप्ट दिस वन, कि अगर कोई भी ममीज हो गई या बॉडीज हो गई विच इज़ प्रिजर्व्ड इन एनी साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन या मेडिकल कॉलेजेस किसी स्टडी पर्पस के लिए या फिर किसी भी रिसर्च पर्पस से रखी गई है, ठीक है, एक्सेप्ट दिस इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट। थर्ड वन इज इट शुड बी टेकन आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन। First of all, to constitute this offense of theft, the property must in possession of someone and then removed from his possession. Let's say कि ये एक प्रॉपर्टी, let's say here, yes, ये एक प्रॉपर्टी है मिस्टर ए की पोजेशन में, और इसको मिस्टर बी डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ इस प्रॉपर्टी को मिस्टर ए के पोजेशन से बाहर लेके जा रहे हैं, तो वो ऑफेंस होगा, बनाएगा थेफ्ट का। इनफैक्ट ये जो ऑफेंस है ना यार थेफ्ट का, ये ऑफेंस पोजेशन के अगेंस्ट में है। थेफ्ट इज अगेंस्ट दी, ये पोजेशन के अगेंस्ट में है, ना कि ओनरशिप या टाइटल के अगेंस्ट में ये ऑफेंस नहीं है। ये सिंपल सा पोजेशन के अगेंस्ट में पूरा केस बनता है। फोर्थ पॉइंट है द प्रॉपर्टी शुड बी विदाउट द कंसेंट ऑफ द ओनर। जो मतलब प्रॉपर्टी लेके जा रहे हैं, ठीक है, वो प्रॉपर्टी किसी जो ओनर है जिसके पोजेशन में है, वो उसके ना उसके कंसेंट के बिना होना चाहिए, ठीक है। द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट इज कमिटेड इफ द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर पर्सन इज टेकिंग अवे विदाउट हिज कंसेंट। जैसे कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी के कंसेंट के बिना कोई प्रॉपर्टी लेके जा रहे हैं, तो वो होगा, और कंसेंट भी इम्प्लाइड होगा, एक्सप्रेस्ड होगा, ओके, या तो इम्प्लाइड कंसेंट या तो एक्सप्रेस्ड कंसेंट। और जो ये लेके जा रहे ना यार प्रॉपर्टी कंसेंट के बिना भी ना, वो डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना चाहिए।
ये नहीं कि गुड फेथ में बिलीव करते हुए किसी भी प्रॉपर्टी को आप ये रिमूव कर रहे हो, डिस्प्लेस कर रहे हो, तब वो नहीं होगा। डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना चाहिए। अगर इवन यहाँ तक भी है ना कि अगर एक टेम्परेरी पीरियड के लिए किसी को आप डेप्रिसिएशन कर रहे हो, उसकी प्रॉपर्टी से उसको दूर कर रहे हो ना, तो वो भी थेफ्ट के आप कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हो, आप कमिट कर रहे हो ये ऑफेंस। अब सबसे पहले थेफ्ट जो है वो कंसेंट में, थेफ्ट जो है वो फ्री होना चाहिए। अगर कोई दे भी रहा है ना, फ्री होना चाहिए। ये नहीं कि थेफ्ट में आप कोवर्जन है, अनड्यू इन्फ्लुएंस्ड है, उन सब में थेफ्ट फ्री नहीं माना चाहिए। मिसकंसेप्शन या फिर फेयर में दी जा रही है वो थेफ्ट, वो कंसेंट नहीं मानी जाएगी। लास्ट पॉइंट है फिफ्थ वन, मूव्स दैट प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू सच टेकिंग। लेट्स से कि अगर एक प्रॉपर्टी है, ओके ये एक प्रॉपर्टी है, इसको भी नहीं, आप लेट सपोज कि आप अपने फ्रेंड के घर पे जाते हो, ओके, और आप उसके घर पे जाते हो, आप बैठते हो सोफे पे और आप देखते हो ना कि सामने जो है एक सुंदर सा कोई भी एक पीस रखा हुआ है, ओके, एक शो पीस है, बहुत मस्त सा सुंदर सा। आप इसको देख के आपका मन होता है बस इसको चोरी कर लें। तो आप ना जैसे इसको बढ़ाते हो, इसको उठाते हो, इस पीस को, आप इसको जहाँ बैठे हो ना, आप सेम उसी रूम में ही कहीं इसको कोने में जाके छुपा देते हो, कि आप इसको इस इंटेंशन से छुपाते हो कि यार जब मैं कुछ दिन बाद या मैं थोड़े दिनों बाद आऊँगा, कि थोड़ी देर बाद आऊँगा, तो मैं इस प्रॉपर्टी को वहाँ से उठा के लेके चला जाऊँगा इस कोने से। तो यहाँ पे ना आपने जैसे ये फर्स्ट मूवमेंट किया ना प्रॉपर्टी का, उसी एक इनिशियल स्टेज पे यू हैव कमिटेड दिस ऑफेंस, और ये ऑफेंस वहीं पे ही कंप्लीट हो जाता है। ये ज़रूरत नहीं कि पूरा हो जाए, आपने यार पहले ही स्टेज पे एक डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ इस प्रॉपर्टी को डिस्प्लेस किया और किसी कोने में जाके रख दिया कि बस आपको पता है, बाकी उसके घर, आपके फ्रेंड के घर वाले सब खोजेंगे कहाँ गया, फिर सोचेंगे अच्छा चलो खो गया या जो भी है, और फिर आप ना बाद में उसको उस कोने से जाओगे निकाल लोगे, क्योंकि यार आपको सिर्फ पता है ना। तो आप ना उस इनिशियल स्टेज पे ही ये माना जाएगा कि ये ऑफेंस कंप्लीटेड हो गया है, ओके। तो एक्चुअल टेकिंग और पोजेशन इज नॉट ऑफ मच कॉन्सिक्वेंसेज इन डिटरमाइनिंग वेदर थेफ्ट हैज बीन कमिटेड और नॉट, कि एक्चुअल नहीं होना चाहिए। आपने यार जैसे आपने स्टार्टिंग में किया था वहीं पे ही कंप्लीट हो गया है। अब आप ये बताओ थेफ्ट ऑफ ओन प्रॉपर्टी का क्या सीन है? खुद की प्रॉपर्टी की चोरी हो सकती है कि नहीं हो सकती है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको भी ये अब तो ये पता चल गया होगा कि थेफ्ट जो है ये पोजेशन के अगेंस्ट में है। इसका जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो ओनरशिप नहीं है, वो पोजेशन है। और अगर कोई भी ओनर की प्रॉपर्टी, अगर कोई भी ओनर ना किसी भी प्रॉपर्टी को किसी और पर्सन की पोजेशन से बाहर लेके जा रहा है डिसऑनेस्टली विदाउट द कंसेंट, तो ही हैज़ कमिटेड द ऑफेंस। तो वहाँ पे ना ऑफेंस ऑफ ओन प्रॉपर्टी हो जाएगा। जैसे कि आप ना 378 ऑफ आईपीसी का आप ना एक्सप्लेनेशन जे देखो, ठीक है। उसमें बताता है कि एक मिस्टर ए है, एक मिस्टर ए है, ठीक है, और एक मिस्टर जेड है। तो मिस्टर ए जो है वो अपनी वॉच जो है वो मिस्टर जेड को देते हैं कि रिपेयर करने के लिए। अब इन्होंने रिपेयर तो कर दिया है, ठीक है, लेकिन ये ना पैसा नहीं दिए, ठीक है। तो मिस्टर जेड ना एक लॉफुली उस वॉच को एज अ सिक्योरिटी अपने पास रखते हैं कि जो एक डेट है मिस्टर ए का वो रिकवर करने के लिए। लेकिन मिस्टर ए जो है
वो अपनी उस प्रॉपर्टी जो वॉच है ना उनकी, वो अभी तो पोजेशन में तो जेड के ना, तो इसके पोजेशन में से बाहर लेके जाते हैं। ठीक है, इंटेंशन उनका यही होता है कि भाई वो तो है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी लेके जा रहा हूँ, लेकिन थेफ्ट तो एक पोजेशन का है ना। ठीक है, तो उस इंटेंशन से एक जेड के पोजेशन से बाहर लेके जाते हैं, जो जेड ने मिस्टर ए का वॉच एज अ सिक्योरिटी रखा था, लॉफुल सिक्योरिटी फॉर रिकवरिंग द डेट। ओके, तो मिस्टर ए हैज कमिटेड दिस ऑफेंस। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।